गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें आप लोगों को मैंने मेंडल्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेनली किसने दिए, मेंडल ने दिए थे। तो कंप्लीट मेंडल्स लॉ मैंने आप लोगों को बताए अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा बच्चों, और अकॉर्डिंग टू डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। अब बच्चों जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसका एक्सेप्शनल केस यहाँ पे है, उसके यानी जो भी उन्होंने लॉ निकाले थे उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थे। हम यहाँ मेन एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है बच्चों को डोमिनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू मेंडल इन F1 जनरेशन ओनली, जब हमने दो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर हुए थे उन्हें हमने डोमिनेंट कैरेक्टर बोला था, और जो अपीयर नहीं हुए थे उन्हें रेसेसिव कैरेक्टर बोला था। बट अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 जनरेशन में दोनों के मिक्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन बोला जाता है बच्चों। किस में हुआ था बच्चों, सबसे पहले किसने देखा, किस में देखा वो मैं आपको बताती हूँ। इट इज अ फिनोमेन इन विच द F1 हाइब्रिड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंटल जीन। पेरेंटल जीन्स के इंटरमीडिएट आते हैं, जबकि मैंने आप लोगों को वहाँ बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस में ओनली वन कैरेक्टर जो है अपने आप को अपीयर कर रहा है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने आप को अपीयर नहीं करता है। यहाँ इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर हो रहे थे। हियर द फिनोटिपिक रेशियो डेविएट्स फ्रॉम द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशो, इट इज सीन इन फ्लावर। किसमें देखा गया बच्चों, ये मिराबिलिस जलापा एक फ्लावर होता है, इसे 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, एंड एंथ्रीनम माजस स्नैपड्रैगन, वेयर रेड कलर इज ड्यू टू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। रेड कलर जो होता है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल RR लेंगे, वाइट कलर का हम लेंगे स्मॉल RR। वाइट कलर इज ड्यू टू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल RR, एंड पिंक कलर के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल R और स्मॉल RR हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे यही बताया इसने कि जब हमने रेड कलर और वाइट कलर के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर हुए, दैट इज ऑल फ्लावर्स आर पिंक। नॉर्मली होने क्या चाहिए थे बच्चों, रेड कलर के फ्लावर्स अपीयर होने चाहिए थे, बट यहाँ हमें फ्लावर्स कैसे मिले, पिंक कलर के फ्लावर्स मिले जब हमने रेड और वाइट के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, अब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों हमने यहाँ पे होने दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद बच्चों आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो बोथ आर सेम 1:2:1। वाई? because capital RR here we mention capital RR for the red, capital R small r for the pink and small rr for the white। हम यहाँ पे कैपिटल RR को रेड के लिए मेंशन कर रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r को पिंक के लिए मेंशन कर रहे हैं, और स्मॉल r को वाइट के लिए। तो फिनोटिपिक रेशो देखो तो वो भी 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशो देखो तो ये होमोजाइगस रेड, हेट्रोजाइगस कंडीशन है बट इट इज पिंक, और ये हो जाएगा होमोजाइगस वाइट। ठीक है, तो जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो क्या रहा है बच्चों कि जब हम दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होते हैं, और जब इनकी हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम रहता है। ये चीज़ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कौन से प्लांट में, कौन से फ्लावर में बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट में। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, आप इसका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नेक्स्ट एक्सेप्शन है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो बच्चों मैंने बोला कि दोनों के बीच के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। इस रीजन से फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो जो थे वो सेम थे। बट जब हम बात करते हैं को डोमिनेंस की, को डोमिनेंस का मतलब क्या है बच्चों कि जब हमने प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में बोथ आर अपीयर सेपरेटली, इन दोनों ने अपने आप को सेपरेटली अपीयर किया है, वो चीज़ कहलाती है को डोमिनेंस। ये नहीं कि एक सप्रेस हो गया और एक डोमिनेंट हो गया, दोनों अपनी इक्वल आइडेंटिटी रख रहे हैं। ठीक है, द एलिल्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड को डोमिनेंट एलिल। क्लियर हो गई बच्चों बात कि दोनों एलिल्स अपने आप को
इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, कोडोमिनेंस। अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी। डोमिनेंसी मतलब F1 जनरेशन में जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर हुए वो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में मिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होते हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों पेरेंट ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया इन द F1 जनरेशन, दैट इज कोडोमिनेंस। इसको मैं क्या नाम दूंगी बच्चों, इसको मैं कोडोमिनेंस नाम दूंगी। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में हुआ था, और उसकी पूरी प्रोसेस को अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, 3 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है। सेम यही कोडोमिनेंस आपसे पूछा गया है, द एलील विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड कोडोमिनेंस एलील, एंड दिस बायोलॉजिकल फिनोमेन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। इस बायोलॉजिकल फिनोमेन को मैं क्या बोलती हूँ, कोडोमिनेंस बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, जीन आई के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। मेनली बच्चों यहाँ पे 3 एलिल्स होते हैं, IA, मेनली IA फॉर द A ब्लड ग्रुप, IB फॉर द B ब्लड ग्रुप, और स्मॉल आई बोल दूँ या I0 बोल दूँ फॉर द O ब्लड ग्रुप। अगर मेनली यदि मैं बात करती हूँ तो मेनली हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप I। मेनली 4 ब्लड ग्रुप बच्चों हमारे रहते हैं। तो ब्लड ग्रुप A की बात करती हूँ बच्चों, तो ब्लड ग्रुप A में मेनली क्या रहता है, A एंटीजन बच्चों उसमें रहता है ब्लड ग्रुप A में। B की बात करूं तो B एंटीजन होता है, बट मैं ब्लड ग्रुप A और B की बात करती, AB की बात करती हूँ तो उसमें दोनों A और B एंटीजन होंगे। और ब्लड ग्रुप I की बात करूं तो I में कुछ भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को 11th में ब्लड ग्रुप वाले पूरे टॉपिक में पढ़ाई थी। सेम चीज़ें यहाँ बता रहा है आपको कि IA एंड IB प्रोड्यूस RBC सरफेस एंटीजन। IA और IB जो हैं RBC सरफेस एंटीजन को प्रोड्यूस करती हैं, विच आर शुगर पॉलीमर A एंड B रेस्पेक्टिवली, वेयर I डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। ये सिंपल सी चीज़ बोली है। IA की बात करूँ तो IA एक अलग तरह का शुगर पॉलीमर फॉर्म करेगा, IB अलग तरह का शुगर पॉलीमर फॉर्म करेगा, पर स्मॉल I जो है किसी भी तरह का पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो IA एंड IB आर डोमिनेंट, इसीलिए IA और IB क्योंकि वो दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए वो स्मॉल I पर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। Hence IA and B are dominant allele and small I is recessive allele as in IAI and IBI। तो ये तो रेसेसिव हो गया, बट इसमें मेन डोमिनेंसी किसके कारण आ गई, A के कारण, इसमें B के कारण। बट यदि हम क्रॉस किस किस के बीच में करवा रहे हैं, इधर A हो गया और इधर B हो गया, तो मैंने जो बात बोली A और B दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे तो दोनों के दोनों शुगर का फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है बच्चों। जैसे कि यहाँ बता रहा है व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों के दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो दोनों बोथ एक्सप्रेस इक्वली प्रोड्यूस बोथ द सरफेस एंटीजन A एंड B, हैंस शो कोडोमिनेंस। क्लियरली पता चल रहा है बच्चों, IA और स्मॉल I है तो A ब्लड ग्रुप और एक ही एंटीजन को वो प्रोड्यूस करेगा, IB और स्मॉल I है तो B एंटीजन और वो एक ही शुगर पॉलीमर को फॉर्म करेगा। बट ऐसे भी ब्लड ग्रुप होते हैं जिनमें A और B होता है, यानी उसके पास A ब्लड एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, और वो दोनों तरह के शुगर पॉलीमर्स को फॉर्म करते हैं। दैट इज, इसको ही मैं क्या कहती हूँ, कोडोमिनेंस नाम देती हूँ। तो अब यहाँ पे यदि मैं क्रॉस की बात करूँ तो क्रॉस किसके बीच हुआ, IAI IBI, इनके बीच में। IA स्मॉल I की बात कर रही हूँ और IB स्मॉल I की बात करूँ, इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिल गया बच्चों, IA IB आपको मिल गया, यानी दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको F1 जनरेशन में मिले हैं, जो कि दोनों के दोनों शुगर पॉलीमर्स को कोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी है। इसी कंडीशन को मैं क्या नाम देती हूँ, कोडोमिनेंसी कहती हूँ। सिंस ह्यूमन आर डिप्लॉयड, ह्यूमंस डिप्लॉयड्स हैं, ईच पर्सन पजेज एनी 2 ऑफ द 3I जीन्स एलील। सभी जो हैं 3 में से 2 तो उनके पास होंगे। जैसे मैंने यहाँ बच्चों आपको बताया IAI हो सकता है, IBI हो सकता है, या फिर IAIB हो सकता है। ठीक है,
रिजल्टिंग इनटू 6 डिफरेंट जीनोटाइप कॉम्बिनेशन एंड 4 फिनोटाइप एक्सप्रेशन यहाँ पे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, एक पेरेंट के पास IA है, दूसरे पेरेंट के पास भी I है, तो कॉम्बिनेशन तो IA ही बनेगा, ठीक है। एक के पास A है बट दूसरे पेरेंट के पास B है, तो कॉम्बिनेशन में दोनों ही आ गए, A और B। ऐसे एक पेरेंट के पास I है, दूसरे के पास स्मॉल I है, तो कॉम्बिनेशन में स्मॉल I रहा तो पेरेंट एक ही इसके पास एंटीजन होगा। बट यहाँ पे B सेम वही B भी रहा, B और I स्मॉल आई होने पे बच्चों कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं है, स्मॉल आई ही रहेगा। तो ब्लड ग्रुपिंग बता रहा है ये कि A है, ये मैंने अभी बोला A ब्लड ग्रुप होगा। A और B होने पर क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों एंटीजन है, इसी कंडीशन को कोडोमिनेंसी बोलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप AB। दिस इज ऑल्सो A, B क्योंकि मैंने बोला कि जब IB I आएगा या IA I आएगा तो ये स्मॉल I पे क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे A एंड B रहेगा, और स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप O होता है। एंटीजन प्रेजेंट कौन सा है, हमने अभी देखा A है तो A एंटीजन प्रेजेंट है, B है तो B एंटीजन प्रेजेंट है, AB है तो AB एंटीजन प्रेजेंट है। बट स्मॉल I यानी O है तो कोई भी तरह का एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीबॉडी कौन सी होती हैं ये आपको याद रखनी है। जिसके पास एंटीजन A होता है उसके पास एंटीबॉडी B होती है, जिसके पास दोनों एंटीजन होते हैं उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। जिसके पास B एंटीजन है उसके पास एंटीजन A होता है, और जिसके पास एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B। इसीलिए बच्चों ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होगा, मैंने लास्ट ईयर भी आपसे डिस्कस किया था ब्लड ग्रुपिंग वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था एंटीजन कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचा, एंटीबॉडी कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, एंटीजन हार्म पहुंचाते। इसलिए A ब्लड ग्रुप या तो A जो डोनर होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, रेसिपिएंट A रेसिपिएंट को ही दिया जाता है A ब्लड ग्रुप वाले, और या फिर वो किसको दिया जाएगा, A एंड B को ही दिया जाएगा। बट O ब्लड ग्रुप जिसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, O ब्लड ग्रुप के पास यहाँ देखा हमने किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, तो ये सबको क्या करेगा, ब्लड दे सकता है। इसलिए O ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना बच्चों, ये क्रॉस आपको करा के देखने हैं सारे, ये क्रॉस पे क्वेश्चन आ जाता है किसी का ब्लड ग्रुप A है किसी का ब्लड ग्रुप B है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होने के क्या चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया एक्सेप्शन। और देखते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस में आपका क्लियर कर चुकी हूँ। एक टर्म आती है प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लियोट्रॉपी, क्या बोल रहा है, इट इज ए फिनोमेनन इन व्हिच अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा मल्टीपल एक्सप्रेशन बता रहा है ना, तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी बेटा, उस चीज़ को मैं बोल रही हूँ प्लियोट्रॉपिज्म। नॉर्मली एक जीन एक ही करैक्टरिस्टिक फीचर को कोड करता है, जैसे टॉल के लिए मैंने कैपिटल TT बताया, शॉर्ट के लिए स्मॉल TT आप लोगों को बताया था। ऐसे ही यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप में IA के लिए IAA और IB के लिए IBB बताया तुम्हें, है ना। तो करैक्टरिस्टिक फीचर्स, एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे रहा है तो उस चीज़ को मैं क्या नाम दूंगी, प्लियोट्रॉपिज्म। द प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे रिजल्टिंग इन डिफरेंट फिनोटाइप। अलग अलग तरह के फिनोटाइप होते हैं इसमें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों फिनाइल कीटोयूरिया, एक डिजीज होती है। इस डिजीज में म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है, इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम, अगर म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन में थ्योरी बताऊंगी बच्चों आपको, मैंने आप लोगों को उसमें भी थोड़ा सा बताया था जो मैंने आपका लिया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेजेज, ये एंजाइम म्यूटेशन के कारण जीन की सीक्वेंस में चेंज आने से ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है तो इंडिविजुअल में जो होते हैं, क्योंकि एक जीन था, एक जीन के होने से करैक्टरिस्टिक फीचर्स वही फिनाइल कीटोयूरिया, यदि नहीं फिनाइल कीटोयूरिया बोल रही हूँ मैं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेजेज एंजाइम नहीं बन रहा है तो अल्टीमेटली ये इसका मेन काम क्या है, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन का बनना। तो मेनली यही होना चाहिए था कि फिनाइल एलानिन से बस टायरोसिन नहीं बने, बट स्टिल एक जीन के नहीं होने से क्या हो रहा है बच्चों कि बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, रिडक्शन इन हेयर रिडक्शन आ जाता है, स्किन पिगमेंटेशन, इतने सारे फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म, एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बता रहा है तो उसे मैं क्या बोल रही हूँ, प्लियोट्रॉपिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बोला फिनाइल कीटोयूरिया, दिस इज अ डिजीज इन विच
क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर जीन है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, यानी कुछ थोड़ा सा चेंजेज आ गए। ड्यू टू दिस चेंजेज ये क्या करता था बच्चों, ये एक तरह का एंजाइम फॉर्म करता था। दिस एंजाइम नेम इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेजेज। इस एंजाइम का क्या नाम था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेजेज नाम था, जो नॉर्मली इस फिनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट करता था, टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। ये फिनाइल एलानिन बेटा एक अमीनो एसिड होता है, इसको आगे टायरोसिन दूसरा अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये एंजाइम बन ही नहीं रहा है तो फिनाइल एलानिन क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने के कारण वो यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज होता है। दैट्स वाई इस डिजीज को मैं क्या नाम देती हूँ, फिनाइल कीटोयूरिया। पर केवल इतना नहीं होता बेटा, मैंने क्या बोला, इस एक जीन से एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर अफेक्ट नहीं हो रहा है, होना एक ही चाहिए था कि फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बने, होना यही चाहिए था। बट हुआ क्या स्टिल कि टायरोसिन तो नहीं बना, फिनाइल एलानिन क्या है, ब्लड में बढ़ गया, बढ़ने से वो यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज हुआ, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन आ जाती है, स्किन पिगमेंटेशन आ जाता है, हेयर लॉस आ जाता है। यानी एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अफेक्ट करता है। दिस कंडीशन इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी। In Drosophila, gene for wing size influence nature of balancers, color of eye। अब ये बता रहा है ड्रोसोफिला में भी एक जीन होता है जो क्या कर रहा है, केवल विंग की साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था जो जीन, बट अगर उस जीन में कोई थोड़ा सा भी चेंजेज होगा तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी ढंग से। कलर, आई ऑफ द कलर को इफेक्ट करेगा, डॉर्सल ब्रिस्टल्स को इफेक्ट करेगा, फर्टिलिटी एंड लॉन्गिविटी को भी वो अफेक्ट करता है। यानी एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अफेक्ट कर रहा है। दो एग्जाम्पल्स बच्चों यहाँ पे हमने देखे हैं। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ट्रेट इज कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन। वहाँ तो था कि एक जीन जो है एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कोड कर रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रेट्स 2 या 3 जीन्स के थ्रू कंट्रोल्ड हो रहे हैं, तो वो चीज़ कहलाती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इस तरह के ट्रेट्स को अपन क्या नाम देते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। अ फिनोटाइप reflect contribution of each allele and is also influenced by the environment। ये environment से भी influenced होते हैं। जैसे for example human skin color, suppose 3 genes A, B and C control skin color। A, B और C 3 जीन मिलके एक स्किन कलर को कोड कर रहे हैं, with A, B, C being the dominant allele and small a, small b, small c being the recessive allele। then जैसे डार्क कलर के लिए तो बच्चों ये है, वाइट कलर के लिए ये है, बट इनके कॉम्बिनेशन से जो इंटरमीडिएट कलर यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे भी सेम यही बात बोल रही है। वहाँ तो क्या था, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कोड कर रहा था। यहाँ क्या है, 3 जीन मिलके एक कैरेक्टर दैट इज स्किन कलर को कोड करता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, बार बार बता रही हूँ। वहाँ एक जीन 3 से 4 कैरेक्टर को कोड कर रहा था, यहाँ पे ओनली यहाँ पे 2 to 3 जीन मिलके एक कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर को ये यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, द F2 जनरेशन विल हैव varied skin tones which with each type of allele in the genotype determining the darkness or lightening of the skin। इसके बाद इनका जब हम आगे का F2 जनरेशन देखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, डार्कनेस, लाइटनेस, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा क्या था, एक्सेप्शनल केस थे। किसके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के पहले देखे हमने, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। उसके अलावा जो मेंडल ने आपको लॉ दिए उस अकॉर्डिंग इन्होंने एक और चीज़ क्या बताई आपको, प्लियोट्रॉपिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हुआ है सारा पोर्शन। उसके बाद जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए बच्चों, मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बट क्यों बोला गया बच्चों, जब वो वर्क कर रहे थे, अपने सारे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, तो उस दौरान बच्चों डार्विन का ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन वाला, जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला जो एक पूरा चल रहा था, थ्योरी चल रही थी, उस पर सबका ध्यान था क्योंकि वो साइंटिस्ट थे उस समय। बट मेंडल साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक सिंपल, मैंने आपको बताया था चर्च के फादर थे, तो उन्होंने अपना जितना एक्सपेरिमेंट था वो एक सिंपल मैगजीन में पब्लिश किया। इनकी जब डेथ हुई, इनकी डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट बच्चों आए, ह्यूगो डी व्रीज, एरन वॉन सेरमॉक और
कॉरेंस, 3 साइंटिस्ट थे बच्चों। तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और सेम रिजल्ट पे पहुँचे जिस रिजल्ट पे मेंडल पहले से पहुँच चुके थे। इसीलिए बाद में मेंडल की डेथ के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अच्छा, अब आप ये भी देखो कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे बच्चों। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ लिखते जाओ, तो तुम्हें साथ साथ याद होता जाएगा, है ना। आप लिखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो उससे क्या होता है कि हम वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। मेंडल ने, और पहले जो हमने पढ़ा उसको मैंने उसी समय लिख लिया, तो बाद में यदि मुझे रिकॉल करना है तो मैंने जहाँ लिखा था मैं वहाँ देख सकती हूँ। तो एक्सपेरिमेंट में, लैब वर्क में बच्चों यही है कि अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा लैब वर्क लिखा है तो लिखने से क्या हुआ, मेरे पास पता है कि फर्स्ट टाइम मेरे पास ये रिजल्ट था, सेकंड टाइम ये था, थर्ड टाइम ये था, फोर्थ टाइम ये था, फिफ्थ टाइम, और सारा का कंप्लीट मैंने कंक्लूजन निकाल के बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में मैंने उसका रिजल्ट मेंशन किया। तो ये सारी चीज़ें मेंडल ने करी और उनको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट जो वो चाह रहे थे वो रिजल्ट उनको मिले। जब उन्होंने केवल स्टार्टिंग तो उन्होंने क्या करा था, मोनोहाइब्रिड यानी एक एक कैरेक्टर को लेके, फिर उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, फिर उन्होंने 3 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया और सबका सिस्टमैटिक उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन लिखा, क्योंकि उनको एग्जैक्ट रिजल्ट मिले थे, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारा वर्क किया था। ठीक है, तो बाद में हम साइंटिस्ट ने इन्हीं वर्क को देखते हुए अपना वर्क स्टार्ट किया और वो उन्हीं रिजल्ट्स पे पहुंचे जिन रिजल्ट्स पे मेंडल ऑलरेडी पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो इस अकॉर्डिंग बच्चों आपके यहाँ पे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है बच्चों, द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवरी इन 1902। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी नाम से समझ आ रहा है, इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस इन विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोजोम्स पे ही तो प्रेजेंट है बच्चों। क्रोमोजोम्स के ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका कंप्लीट कर दिया। वहाँ पैकेजिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो डीएनए है वो क्रोमोजोम्स में ही प्रेजेंट होता है और डीएनए का छोटा सा पार्ट ही जीन होता है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसीलिए इसने यहाँ पे ये बताया है कि क्रोमोजोम्स पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेनली कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, सटन एंड बॉवेरी। दे स्टार्टेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का क्या बिहेवियर है, वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। क्रोमोजोम्स और जीन्स के बिहेवियर को उन्होंने पैरेलली देखा, स्टडी किया and used chromosome movement to explain Mendel's law. According to this theory, the heredity factors are carried in the nucleus. Simple, स्टार्टिंग में मेंडल ने ये सब चीज़ मेंशन नहीं की थी, उन्होंने सिंपल सी एक लाइन बोली थी कि कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कुछ चीज़ है जो क्या कर रही है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके जा रही है। उन्होंने उसको क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। ये भी यहाँ पे अभी तक उसको क्या नाम दे रहा है, हेरिडिटी फैक्टर, फैक्टर्स ही बोल रहा है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सेकेंड, लाइक द मेंडेलियन एलिल, क्रोमोजोमल आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर। मैंने आप लोगों को बताया था 2 क्रोमोजोम मिलके एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है। ये बात मैं रेगुलरली आपको बता रही हूँ। अब ये चीज़ कौन बता रहा है, सटन एंड बॉवेरी रेगुलरली आपको बता रहा है कि भाई इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि आपका जो क्रोमोजोम है या हेरिडिटी फैक्टर है वो किस में है, न्यूक्लियस में है। फिर क्रोमोजोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर उन्होंने कहा द स्पर्म एंड एग हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम फ्यूज टू रीस्टैब्लिश द डिप्लॉइड स्टेट। आपने ये सब चीज़ पढ़ी है क्योंकि मैंने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, बट ये चीज़ स्टार्टिंग में दी किसने बताया, सटन एंड बॉवेरी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जितना भी हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, क्रोमोजोम्स भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर जब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होने पर गैमेट्स में क्या रहता है, ओनली एन क्रोमोजोम रहता है। ये बात मैंने रिप्रोडक्शन में क्लियर की है आपको कि एक गैमेट्स में एन, दूसरा गैमेट्स एन, यानी मेल में एन होता है, फीमेल एन होती है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। तो ये यहाँ पे बता रहा है आपको, द 2 एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इन अ लीनियर ऑर्डर एज देयर आर 2 क्रोमोजोम ऑफ ईच काइंड इन सोमेटिक सेल।
देयर मस्ट बी 2 जीन ऑफ ईच काइंड, 1 इन ईच ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या हैं 46 क्रोमोजोम है, 46 में से 44 क्रोमोजोम हमारे क्या रहते हैं फॉर द सोमेटिक सेल के लिए, यानी आपका मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, और 2 क्रोमोजोम आपके जो होते हैं जिनको डिप्लॉयड बोला था वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल्स होती हैं तो XX और मेल होते हैं तो XY। तो यहाँ यही कह रहा है कि 2 पेयर से यानी X और X 2 क्रोमोजोम हैं, इन्हीं X और X के ऊपर 2 ही जीन, दोनों ही क्रोमोजोम्स पे जीन्स होते हैं, दोनों ही जीन्स जो होते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज़ को आप सेक्स क्रोमोजोम से अच्छे से समझ सकते हो कि X और X फीमेल्स के लिए हैं तो फीमेल्स के लिए वो बताएगा आगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि होमोलोगस साइट वही X और X वाली होमोलोगस साइट हो गई, होमोलोगस क्रोमोजोम XX क्रोमोजोम हो गया, इन अ लीनियर ऑर्डर पे वो प्रेजेंट होते हैं। एज देयर इज 2 क्रोमोजोम ऑन ईच काइंड ऑफ सोमेटिक सेल, 2 क्रोमोजोम होते हैं बच्चों सब में, हम इसीलिए डिप्लॉयड होते हैं। मैंने डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का बताया था आपको कि हमारे 2 क्रोमोजोम मिलके एक कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। देयर मस्ट बी 2 जीन्स ऑफ ईच काइंड, हर तरह के 2 जीन्स प्रेजेंट हैं ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम सिनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस, ये हम बिल्कुल मियोसिस में क्लियर कर चुके हैं। लास्ट ईयर मैंने पूरा मियोसिस पढ़ाया था, मैंने प्रोफेज 1 पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था क्रोमोजोम फॉर्म होते हैं लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या होता है, ये जो होते हैं पास आते हैं, इस तरह से क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बना के पहले तो होमोलोगस 2 होमोलोगस क्रोमोजोम इस तरीके से पास आने के बाद ये क्या करते हैं आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, सिनेप्स बनाते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जीन। जब ये दूर जा रहे हैं तो ये अलग हो जाते हैं पूरे और क्या हो जाता है एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में क्या होता है जीन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये क्लियरली बता रहा है 2 होमोलोगस क्रोमोजोम पास आते हैं, पास आके ये क्या बनाते हैं स्नैप्स बनाते हैं जिसे क्याज्मा भी बोला जाता है। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्याज्मा और सिनेप्स क्या होता है एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। ठीक है, homologous chromosome synapse during meiosis and get separated to pass into different cell. This form the basis for segregation and independent assortment. ये हमें पता है कि फिर उसके बाद वो दूर हो जाते हैं और अलग अलग सेल में चले जाते हैं। ठीक है, गैमेट्स रिसीव ओनली 1 क्रोमोजोम, गैमेट्स 1 क्रोमोजोम को रिसीव कर रहे हैं, thus have only 1 gene for a trait. The paired condition is restored by fusion of gametes. Clear? अब वापस वही चीज़ इसने बताई, जीन और क्रोमोजोम में क्या डिफरेंस है। जीन्स जो होते हैं पेयर्स में होते हैं, क्रोमोजोम जो हैं वो भी पेयर्स में हैं। जीन्स एग्रीगेट एट अ टाइम ऑफ जेनेटिक फॉर्मेशन, जेनेटिक फॉर्मेशन के समय वो सेग्रीगेट होते हैं। डेट ओनली 1 ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू अ गैमेट। सेम यही बात है, सेग्रीगेट टू गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली 1 ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू द गैमेट। इंडिपेंडेंट पेयर्स एग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। इसने क्या कहा, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ ईच अदर। इसमें अब ये है कि यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं। यहाँ कह रहा है 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। यहाँ पे पेयरिंग बता रहा है, एक बिल्कुल अलग हो जाएगा दूसरा बिल्कुल अलग जाएगा। क्रोमोजोम की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो जीन्स और क्रोमोजोम में मेन डिफरेंस हमने देखा कि इनमें मेन डिफरेंस इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेशन का होता है, या 1 पेयर सेग्रीगेशन है या इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेशन है। ठीक है, एक क्रोमोजोम के ऊपर कई बार 2 जीन भी होते हैं तो उनका सेग्रीगेशन भी हो जाता है, पर 2 क्रोमोजोम अलग अलग है तो एक क्रोमोजोम अलग होगा दूसरा क्रोमोजोम अलग होगा, इस तरीके से बता रहा है। ठीक है, तो ये हुई आपकी कौन सी थ्योरी बच्चों, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आते हैं लिंकेज एंड री। क्या होता है बच्चों लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो बच्चों यहाँ से समझना, आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ही क्रोमोजोम पे, जो बात मैं अभी समझाना चाह रही थी वहाँ पे आपको कि आपकी जीन्स में और क्रोमोजोम में क्या डिफरेंस है। ये तो 2 क्रोमोजोम्स हैं और ये 2 जीन, एक ही क्रोमोजोम पे 2 जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये 2 जीन जो हैं इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, मैं ये बात बताना चाह रही थी। बट ये 2 क्रोमोजोम जो है एक पेयर यहाँ अलग हुआ दूसरा पेयर यहाँ अलग हुआ, ये डिफरेंस हमने जीन और क्रोमोजोम में देखा। अब ये लिंकेज की बात कर रही हूँ बच्चों मैं कि एक ही क्रोमोजोम पे जो ये 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप। एक ही क्रोमोजोम पे 2 क्रोमोजोम जो प्रेजेंट हैं ये क्या कहला रहे हैं, लिंकेज ग्रुप्स कहला रहे हैं। जब ये बिल्कुल पास होते हैं और जब ये दूर होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जब ये बिल्कुल पास है और जब ये बिल्कुल दूर है।
जब ये बिल्कुल पास पास होते हैं बेटा, तो पास पास होने पर 2 क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास है, तो मैं इनको अलग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये पूरा का पूरा पोर्शन अलग जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन अलग जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो होते हैं बच्चों, नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस लेस होते हैं। पर जब ये दूर दूर होते हैं तो नई कॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियरली इसने बताया कि पेरेंट टाइप जो है 98.7% है और रिकॉम्बिनेशन ओनली 1.3% है। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया है कि पेरेंट टाइप जो है 62.8%, जबकि न्यू रिकॉम्बिनेशन कितने सारे हुए बच्चों? 37.2। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकेज। लिंकेज क्या है? जब एक ही क्रोमोजोम पर 2 जीन्स, एक ही क्रोमोजोम पर दो कैरेक्टरिस्टिक को कोड करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपस में क्या बनाते हैं? लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ये लिंकेज ग्रुप जब पास पास होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन लेस रहता है, और ये लिंकेज ग्रुप दूर दूर होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन क्या रहता है बच्चों? जब ये दूर दूर होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन हाई होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्लास बच्चों यहीं ख़त्म कर रही हूँ। एक बार आपको ये पूरा रीड करना है खुद को, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अगेन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।